हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस की। तो ये क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस में ये सारे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हैं और इसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती हैं, एफरेंट पाथवे क्या होता है और इफरेंट पाथवे क्या होता है, ये हम यहाँ पे बात करेंगे और ब्रीफ डिस्कशन उनके पाथवे के बारे में कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। तो देखिए, दोनों में एफरेंट फाइबर की बात करें तो क्रेनियल नर्व सेकंड दोनों में होती है और इफरेंट में क्रेनियल नर्व थर्ड दोनों में होती है। बस हल्का सा डिफरेंस होता है, वही हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि लेंस के जो ये है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत करीब है और यहाँ पे लेंस की साइज पतली है, लेंस पतला है, इसकी वजह से ये चीज़ ब्लर हमें दिखेगी और इसी चीज़ को प्रॉपर देखने के लिए ये लेंस की थिकनेस बढ़ती है और जब लेंस की थिकनेस बढ़ती है इसी को हम एकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और पिपलरी रिफ्लेक्स क्या है कि यहाँ से लाइट आई, लाइट जब ज़्यादा आएगी तो क्या है, यहाँ पे पिपल कंस्ट्रिक्ट होगी, तो इसकी वजह से लाइट ज़्यादा आने की वजह से पिपल कंस्ट्रिक्ट हुई, इसको हम पिपलरी रिफ्लेक्स बोले। तो दोनों के पाथवे में हल्का सा फर्क है। तो देखिए, पिपलरी पाथवे क्या होता है कि यहाँ से मान लो लाइट आई तो ये ऑप्टिक ट्रैक से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, इधर भी जाती है और इधर भी आती है, ये वाला इधर जाता है और ये वाला इधर आता है। ये आगे हम ऑप्टिक ट्रैक में अच्छे से बात करेंगे। तो फिर बहरहाल ये यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ देखिए, यहाँ से ये मिड ब्रेन में, ये मिड ब्रेन है, यहाँ से प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, इसको स्टिमुलेट करता है और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस देखिए ये दोनों साइड के एडेंगर और स्मॉल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं। और फिर ये देखिए, अभी तक सेकंड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व थी, अब थर्ड क्रेनियल नर्व। देखिए, ऑक्यूलोमोटर नर्व का देखिए ये फाइबर एक्टिवेट हो गया एडेंगर और स्मॉल न्यूक्लियस से। अब ये इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों स्टिमुलेट हुआ और यहाँ सिलियरी गैंग्लियन है और फिर सिलियरी गैंग्लियन से देखिए ये शॉर्ट सिलियरी नर्व है, ये जाके यहाँ पे स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स पे वर्क करेगी और स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स इसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये हो गया। अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, आगे हम बात करेंगे इसके सेपरेट वीडियो में। तो ये हो गया पिपलरी रिफ्लेक्स। और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट करीब है और लेंस जो है ये पतला है, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ साफ नहीं दिखाई देगा। तो कैसे नहीं दिखाई देगा, तो लेंस पतला है जिसकी वजह से यहाँ पे रेटिना पे प्रॉपर इमेज नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी सिग्नल सेकंड नर्व के थ्रू ये गया यहाँ पे और ये मिड ब्रेन में सिर्फ नहीं गया बल्कि यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से टर्मिनेट होगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएगा ये ऑक्सीपिटल लोब में और विजुअल कॉर्टेक्स होता है यहाँ। विजुअल कॉर्टेक्स में जब ये इमेज इस चीज़ की यहाँ धुंधली बनेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट करीब है और लेंस जो है ये पतला है जिसकी वजह से रेटिना पे प्रॉपर इमेज नहीं बनी, इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ धुंधली दिखेगी। जब ये चीज़ यहाँ पे धुंधली सेंस हुई तो ये ऑक्सीपिटल लोब हमारा ये फ्रंटल आई फील्ड को ये सिग्नल भेजेगा और फ्रंटल आई फील्ड फिर दोबारा इस चीज़ को मिड ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी और फिर मिड ब्रेन में ये देखिए ये दोबारा एडिंगर ओस्वाल्ड न्यूक्लियस को सिग्नल जाएगा और फिर जब एडिंगर ओस्वाल्ड न्यूक्लियस को सिग्नल जाएगा फिर यहाँ से सिलेरी मसल्स होती हैं, तो ये सिलेरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी और जब ये सिलेरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो ये देखिए लेंस जो होगा ये मोटा हो जाएगा। ये कैसे होता है आगे हम बात करेंगे। तो फिर जब लेंस मोटा हो जाएगा तो ये जो चीज़ करीब है ये यहाँ पे प्रॉपर इसकी इमेज बन जाएगी और हमें बराबर दिखने लगेगा। तो ये हो गया एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो हमने दोनों पाथवे की बात की, पिपलरी पाथवे की भी और मतलब पिपलरी रिफ्लेक्स की भी और एकोमोडेशन की। पिपलरी में डायरेक्ट मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीपिटल लोब का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में ऑक्सीपिटल लोब का भी रोल होता है। बस दोनों में ये फ़र्क है और नर्व दोनों में सेम है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स की। तो देखिए, कॉर्नियल रिफ्लेक्स ये देखिए प्राइमरी पोंटाइन ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस टू मोटर न्यूक्लियस ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व, ये न्यूक्लियस है। पहले हम देखते हैं, ये देखिए ये फाइबर जो आते हैं एफरेंट फाइबर, ये ऑप्थेल्मिक नर्व से आते हैं और ऑप्थेल्मिक नर्व के नेजोसिलियरी ब्रांच से। तो देखिए, कॉर्नियल के साथ साथ हम लेक्रिमेशन की भी बात कर लेते हैं, दोनों के सेम है एफरेंट फाइबर। तो देखिए, इसका भी एफरेंट फाइबर ये ऑप्थेल्मिक नर्व है और ऑप्थेल्मिक नर्व के थ्रू ये एफरेंट पाथवे आता है। तो देखिए कैसे आता है, देखिए यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है, ये देखिए ये ऑप्थेल्मिक नर्व है और ये देखिए नेजोसिलियरी पाथवे ये है, ये देखिए ये नेजल ब्रांच है, यहाँ से पाथवे आता है, यहाँ से सेंसेशन हुई तो इस पाथवे के थ्रू यहाँ आता है ऑप्थेल्मिक नर्व और ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और फिर यहाँ से जो आते हैं यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस होता है, तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस तक आते हैं और फिर ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस से ये देखिए ये जो है, अब ये ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जब सेंसेशन आ गई तो ये हम बात करें कॉर्नियल रिफ्लेक्स की। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स में ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस से ये स्टिमुलेट कर देते हैं सेवंथ क्रेनियल नर्व के मोटर न्यूक्लियस को, तो इसमें ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स में होता है। और अगर हम बात करें इसी तरह लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स की, तो ये यहाँ से ये न्यूक्लियस इस लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर देता है, फिर यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जाता है और फिर ये देखिए इस पाथवे के थ्रू ये ऐसे ऐसे ये
हमारा चला जाता है लैक्रिमल ग्लैंड तक। तो ये हो गया, ये हमारा दोनों रिफ्लेक्स हो गया। तो आइए हम देखते हैं क्या है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स और लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स दोनों हमने देख लिया। एफरेंट फाइबर दोनों के सेम है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में एफरेंट फाइबर ऑप्थेल्मिक नर्व है और लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स में भी ऑप्थेल्मिक नर्व हमने देख लिया। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे ये प्राइमरी पोन्टाइन ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जो है ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करता है। फिर ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व ये जाती है और ये देखिए टेम्पोरल ब्रांच और जाइगोमेटिक ब्रांच का भी रोल होता है। तो टेम्पोरल और जाइगोमेटिक ब्रांच ये दोनों जाके ऑर्बिकुलरिस और क्यूलाई मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से आई क्लोज हो जाती है। और लैक्रिमेशन की बात करें तो लैक्रिमेशन में ये स्टिमुलेट करती है लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस को, और ये लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस ये चला जाता है लैक्रिमेटरी ग्लैंड पे और वहाँ से लैक्रिमेशन होता है। अब कॉर्नियल रिफ्लेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कॉर्निया में सेंसेशन वगैरह जैसे कुछ कोई इरिटेंट है या कुछ भी है, तो उन इरिटेंट की वजह से ऑप्थेल्मिक नर्व को स्टिमुलस आएगा और फिर उन इरिटेंट को ख़त्म करने के लिए दोबारा ये मोटर न्यूक्लियस से स्टिमुलस जाएगा और ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स पे जाएगा और ये जब क्लोज होंगी तो इरिटेंट खत्म होगा। तो इस वजह से कॉर्नियल रिफ्लेक्स की जरूरत पड़ती है। और लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस किस लिए जरूरत पड़ती है? ताकि लैक्रिमेशन हो और आई ड्राई ना हो। तो ये लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस है। और लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस में एक चीज़ और बताया गया कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्स डज नॉट प्रिक्लूड इमोशनल टीयर्स। तो अगर लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस में हम बात करें तो देखिए ये अगर ये पाथवे ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, अगर लैक्रिमेटरी रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल टीयर्स ये नहीं आएंगे। इमोशनल टीयर्स आएंगे क्योंकि वो इमोशनल टीयर्स वो दूसरे हैं। और ये जो लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स है इसमें एफरेंट और इफरेंट दोनों की ज़रूरत होती है, जबकि इमोशनल टीयर में सिर्फ इफरेंट पाथवे की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हमारा एकोमोडेशन, कॉर्नियल, लैक्रिमेशन और पिपलरी रिफ्लेक्स। और बचा हमारा कफ रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स और जा जर्क रिफ्लेक्स। तो कफ रिफ्लेक्स हमें मालूम है कि 10th क्रेनियल नर्व से ही आएगा और 10th से जाएगा भी, और फ्रेनिक और स्पाइनल नर्व का भी इसमें रोल होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेगस नर्व ही इसमें इन्वॉल्व होती है, एफरेंट और इफरेंट दोनों में। और न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस तक इंपल्स आता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस एम्बिगियस और मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, इसके थ्रू जो है इफरेंट पाथवे जाता है। और गैग रिफ्लेक्स को हम फेरेंजियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो फेरेंजियल रिफ्लेक्स में क्या होता है कि 9th क्रेनियल नर्व से फाइबर्स आते हैं और 10th क्रेनियल नर्व से फाइबर्स जाते हैं। इसमें भी सेम वही कफ वाला यही मैकेनिज्म होता है। और इसमें भी जो न्यूक्लियस होते हैं यही दोनों, एम्बिगुअस न्यूक्लियस और मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस ये। और जा जर्क रिफ्लेक्स, देखिए जा जर्क रिफ्लेक्स में सेंसरी स्पाइंडल फ्रॉम द मेस्टर मसल्स। तो मेस्टर मसल्स में जो सेंसरी स्पाइंडल्स होते हैं उससे आता है। और ये 5th क्रेनियल नर्व की 3rd ब्रांच जिसको हम मैंडिबुलर नर्व बोलते हैं। तो ये मैंडिबुलर नर्व से सेंसेशन आता है और मैंडिबुलर नर्व से ही जाता है वाया मोटर मास्टर। तो मास्टर मसल्स पे देखिए ये जो है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, इस पे दोनों तरह के फाइबर होते हैं। तो इसमें बिल्कुल आसान बात है कि जो सेंसरी फाइबर है उनसे एफरेंट फाइबर जनरेट होगा और क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई तक आएगा, और फिर यहाँ से क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से इफरेंट फाइबर ये जाएगा मोटर मसल्स पे। तो ये मसल्स सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, इसलिए दोनों में सेम मसल्स और सेम नर्व इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से हमने एकोमोडेशन की बात कर ली कि एकोमोडेशन में ऑक्सीपिटल लोब का भी रोल होता है, जबकि पेपिलरी में ऑक्सीपिटल लोब का रोल नहीं होता है। और कॉर्नियल को हमने देखा कि कॉर्नियल और लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स इन दोनों में ऑप्थेल्मिक नर्व एफरेंट नर्व होती है, और इफरेंट में यहाँ पे 7th क्रेनियल नर्व होती है, और यहाँ पे भी 7th क्रेनियल नर्व ही होती है। लेकिन ये 7th क्रेनियल नर्व ये जो टेम्पोरल और जाइगोमेटिक ब्रांच वो होती हैं, और यहाँ पे ये जो होती है ये लैक्रिमेटरी फाइबर जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे मोटर न्यूक्लियस ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है। और कफ रिफ्लेक्स की हम बात की कि 10th क्रेनियल नर्व भी इसमें इन्वॉल्व होगी। गैग रिफ्लेक्स में 9th से एफरेंट होगा और 10th से इफरेंट होगा। और जा जर्क में इसमें 5th क्रेनियल नर्व की 3rd ब्रांच ही इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जो है ये मोटर और सेंसरी दोनों होती हैं, इस वजह से इसमें दोनों में सेम क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी। और एकोमोडेशन के ताल्लुक से एक चीज़ एक्स्ट्रा हम देख लें तो देखिए एकोमोडेशन में जब यहाँ पे आता है, इसको हम और जूम करके देख लें तो देखिए ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है, और ये देखिए ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ द 3rd क्रेनियल नर्व है। तो ये 3 काम करता है। एकोमोडेशन में 3 काम होता है। मेन काम जो होता है वो तो एकोमोडेशन ऑफ द लेंस होता ही है, ये एकोमोडेशन। लेकिन इसके साथ साथ इस टाइम पे ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है ये यहाँ से ये स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे मियोसिस देखने को मिलती है। ये दूसरा काम हुआ। और तीसरा काम क्या होता है कि ये जब यहाँ से स्टिमुलस आता है तो ये 3rd क्रेनियल नर्व को भी स्टिमुलेट करता है, और 3rd क्रेनियल नर्व को जब स्टिमुलेट करता है तो फिर देखिए ये जाके यहाँ पे
ये थर्ड क्रेनियल नर्व ये जाके यहाँ पे ये मीडियल रेक्टस को ये स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जब दूर से करीब आती है तभी एकोमोडेशन यहाँ पे होता है, और एकोमोडेशन होगा तो उस टाइम पे पीपल की भी कॉन्स्ट्रक्ट होना है और कन्वर्जन भी होना है, क्योंकि ये चीज़ करीब आ रही है तो दोनों आग के मूवमेंट ऐसा होगा, तो कन्वर्जन भी होगा और पीपल कंस्ट्रक्शन भी होगा, जिसको म्योसिस भी बोलते हैं, और मेन जो होता है वो एकोमोडेशन होता है। तो एकोमोडेशन में 3 काम एक साथ होता है, लेकिन हम मेन एकोमोडेशन पे ही फोकस करते हैं और ये एकोमोडेशन है। ठीक है।